हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है, आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड के पेपर वन में पूछे जा सकते हैं। स्पेसिफिकली शिमला बोर्ड के पेपर वन को ही ध्यान में रख करके मैं इन क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा हूँ। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। इससे पहले हमने 6 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर मिक्स क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैड कॉल्ड रविंद्रनाथ टैगोर एज द ग्रेट सेंटिनल। तो निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? द ग्रेट सेंटिनल रविंद्रनाथ टैगोर जी को किनके द्वारा कहा गया था? तो किनके द्वारा कहा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत से पॉइंट्स देखो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर हम देख ही लेते हैं कि कौन कौन सी उपाधियां किनको दी गई हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस बहुत बार जो है तो बनते हैं। अब देखो, एक आपसे पूछा जाता है बिहार केसरी। तो बिहार केसरी यह उपाधि किनको दी गई है? तो ये दी गई है श्री कृष्ण सिंह को। ये आपने ध्यान में रखना है। आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन क्या है? तो वो है जननायक। जननायक की उपाधि किनको दी गई है? तो वो किनको दी गई है? तो वो दी गई है कर्पूरी ठाकुर को। ये नाम आपने ध्यान में रखना है, ये आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। उसी तरह आप सभी को पता है सीमांत गांधी किनको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है तो सीमांत गांधी बोला जाता है। उसी तरह आपसे पूछा जाता है लौह पुरुष, जिनको हम भारत का बिस्मार्क भी बोलते हैं या फिर जिनको सरदार भी बोला जाता है, तो वो किनको बोला जाता है? तो वो है वल्लभ भाई पटेल। ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो एक आपसे पूछा जाता है बंगाल केसरी। बंगाल केसरी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आशुतोष मुखर्जी को। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अभी थोड़े दिन पहले ही आपके है हमीरपुर बोर्ड में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पैरो की उपाधि किनको दी गई थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था। तो स्पैरो की उपाधि मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को दी गई थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके हमीरपुर बोर्ड में ही पूछा गया है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, चाचा की उपाधि किनको दी जाती है? तो किनको बोला जाता है चाचा? तो वो बोला जाता है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे। आप सभी को पता है पंजाब केसरी किनको बोला जाता है? तो पंजाब केसरी जो तो लाला लाजपत राय को बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट उपाधियां हमने यहाँ पर देखी जो कि बहुत बार आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साउथ सुडान विच बिकेम द 193rd मेंबर ऑफ द यूएन इन 2011 इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। तो दक्षिणी सूडान जो 2011 में संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य बना था, तो ये किस महाद्वीप में है? अब इसी क्वेश्चन से संबंधित आपके देखो 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि यूएन का सबसे लेटेस्ट सदस्य कौन सा देश है, तो वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा साउथ सूडान, यानी कि दक्षिणी सूडान। और जब भी आपसे पूछा जाएगा कि यूएन का जो सबसे लेटेस्ट वाला देश है उसको कब जो है तो यूएन में शामिल किया गया था, तो वो किया गया था 2011 में। और यह कौन से नंबर का देश बना था? तो 193rd 193वें नंबर का यह देश बना था। ये भी आपको पता चल गया। यहाँ पर आपका एक और पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया कि टोटल यूएन में कंट्री मेंबर कितनी है? तो वो है 193। और लेटेस्ट आपको पता चल गई कौन सी है? तो वो है साउथ सूडान। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये जो साउथ सूडान है ये कौन सी कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, कौन सी कॉन्टिनेंट में ये कंट्री है? तो ये कहाँ पर है? तो ऑब्वियसली अफ्रीका में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आप सभी को पता है, आप ही के एग्जाम में बनते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि ये जो साउथ सूडान है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। यहाँ पर बात किसकी आई है? तो यहाँ पर बात आई है यूएन की। अच्छा, यहाँ पर पहले हम देख ही लेते हैं कि ये जो साउथ सूडान है इसकी कैपिटल क्या है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो इसकी कैपिटल है जूबा। ये जूबा जो है तो बहुत बार एग्जाम में बनती है कि जूबा किसकी कैपिटल है? तो वो है साउथ सूडान की।
अब बात करते हैं यूएन की। अब यूएन की जब भी बात आती है तो मैं आपको इससे संबंधित बहुत से पॉइंट्स हर बार बताता हूँ, जैसे कि 24 अक्टूबर 1945 को जो है तो यूएन की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थापित किया गया था? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर जो है तो स्थापित किया गया था। अच्छा, यूएन के टोटल परमानेंट मेंबर कितने हैं? तो परमानेंट मेंबर कितने हैं? तो वो हैं 5। यूएन के टोटल प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितने हैं? तो वो हैं 6। ये मैं आपको देखो बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है तो रिवाइज करवाता हूँ। आप सभी को पता है जब भी रिवीजन आएगा तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो है तो रिवाइज करने हैं। उसी तरह आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि यूएन के चार्टर में कितने जो है तो चैप्टर हैं। तो जब भी आपसे चैप्टर पूछेंगे कि यूएन के चार्टर में कितने चैप्टर हैं, तो वो कितने हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे 19 चैप्टर। और जब भी आपसे यूएन के चार्टर में कितने आर्टिकल्स पूछेंगे, तो आर्टिकल कितने हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे 111। ये वाले क्वेश्चंस सेंटर लेवल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में यह पूछे जा सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें, जैसे कि आप सभी को पता है यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यूरोपियन यूनियन इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह आप सभी को पता है, आपसे पूछा जाता है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका जो है तो हेडक्वार्टर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको बताया हुआ था यूएनईपी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है नायरोबी केन्या में। ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं जो कि अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में जो है तो इसकी स्थापना बगदाद में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? बगदाद में। बट इसका हेडक्वार्टर देखो कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। अच्छा, सार्क, सार्क की स्थापना जो तो कब की गई थी? 1985 में जो तो सार्क की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है काठमांडू, नेपाल में। अच्छा, सार्क की फुल फॉर्म क्या है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन 6 में इकलौता जो एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेग, यानी कि नीदरलैंड में उसका हेडक्वार्टर है। बाकी के जो 5 बच जाते हैं, तो उनका हेडक्वार्टर है यूएसए के न्यूयॉर्क में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन जाते हैं, तो ये भी आपको पता होने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इज नोबेल प्राइज अवार्डेड? तो निम्नलिखित में से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? आप सभी को पता है नोबेल पुरस्कार टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है। एक तो यह लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मेडिसिन हो गया। इन 6 की 6 फील्ड में नोबेल पुरस्कार जो है तो दिए जाते हैं। यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा भी गया था कि कौन से विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो इन 6 की 6 फील्ड में जो है तो नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है नोबेल प्राइज की। आप सभी को पता है जब भी नोबेल प्राइज की बात आती है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं या फिर बनने की संभावना है, वो मैं आपको करवाता हूँ। जैसे कि सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन कि ये जो नोबेल प्राइज है यह किन की याद में दिए जाते हैं? तो यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। अब क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि नोबेल प्राइज की घोषणा कब की गई थी? तो नोबेल प्राइज देने की घोषणा हुई थी 1900 में। बट नोबेल प्राइज पहली बार कब दिया गया था? तो पहली बार यह दिया गया था 1901 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। शुरुआत की देखो अगर बात करें तो शुरुआत में ये जो नोबेल प्राइज है यह टोटल जो है तो 5 फील्ड में दिया जाता था। कौन कौन सी फील्ड में दिया जाता था? लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मेडिसिन हो गया। इन 5 फील्ड में पहले जो है तो नोबेल प्राइज दिया जाता था। बाद में चल करके 1969 की बात है, इसमें एक फील्ड ऐड की गई थी और उस फील्ड का नाम था इकोनॉमिक्स। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली बार जो है तो नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1969 की यह बात है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शुरुआत में नोबेल प्राइज कितनी फील्ड में दिया जाता था, तो मैंने आपको बता दिया 5 फील्ड में दिया जाता था। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आप सभी को पता है बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। यहीं पर 2 पॉइंट्स देखो और बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, ये टोटल हो गई 6 फील्ड। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि इकलौता कौन सा ऐसा नोबेल पुरस्कार है जो नॉर्वे की कैपिटल
ओस्लो से दिया जाता है। तो वो कौन सा है? तो वो है पीस यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार। बाकी के देखो ये जो सारे बच गए लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, ये सारे के सारे टोटल ये जो 5 बच गए तो ये दिए जाते हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ और सिर्फ इकलौता ये जो पीस यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज किसको मिला हुआ था? तो सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज मिला था मलाला यूसुफजई को। कब मिला था? 2014 में। उस समय यह कितनी उम्र की थी? तो उस समय यह 17 यानी कि 17 साल की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और किस फील्ड में इनको जो है तो नोबेल प्राइज मिला था? तो इनको पीस यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो मलाला यूसुफजई हैं, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में इनसे संबंधित एक बुक बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो उस बुक का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब नोबेल पुरस्कार की हम बात कर ही रहे थे, तो पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था? तो वह कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर को कब जो है तो नोबेल प्राइज मिला था? तो ये बात है 1913, 1913 की यह बात है। और किस वर्क के लिए उनको जो है तो नोबेल प्राइज मिला था? तो गीतांजलि के लिए उनको जो है तो नोबेल प्राइज मिला था। और कौन सी फील्ड में उनको मिला था? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में जो है तो उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ से संबंधित बन सकते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। वो आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, आप सभी का जो है तो एचएएस का भी एग्जाम आने वाला है। आई थिंक 29 जून को जो है तो आपका एग्जाम है। तो वहां पर आपसे पूछा जा सकता है लेटेस्ट वाले नोबेल प्राइज किन किन को मिले हुए हैं। 2024 के जो नोबेल प्राइज के विनर हैं वो नाम आपसे देखो पूछे जा सकते हैं। तो वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे कि लिटरेचर यानी कि साहित्य का नोबेल प्राइज, नोबेल ये जो प्राइज है 2024 का, ये किन को मिला हुआ है? तो लिटरेचर में मिला है हान कांग को, जो कि साउथ कोरिया की है। उसी तरह आपसे पीस का भी पूछा जा सकता है। तो पीस का मिला है निहोन हिंडाक्यो को। यह जो है तो जापान का एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ग्रुप है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये जो 2024 के नोबेल प्राइज हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। आपके आगे आने वाले टीजीटी कमीशन में भी ये क्वेश्चंस देखना बनेंगे ही बनेंगे। उसी तरह इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है तो किनको मिला हुआ है? तो एक तो मिला है एस मोगलू को, एक मिला है साइमन जॉनसन को, और एक मिला है जेम्स रॉबिन्सन को। ये नाम देखो आपने ध्यान में रखने हैं। उसी तरह फिजिक्स का नोबेल प्राइज जो है तो किनको मिला हुआ है? तो एक तो मिला है जॉन हॉपफील्ड को, एक मिला है जॉफरी हिंटन को। ये आपको ध्यान में रखने हैं। उसी तरह केमिस्ट्री का भी आपको पता होना चाहिए। तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो है तो 2024 का यानी कि लेटेस्ट, ये किसको मिला हुआ है? तो ये मिला है एक तो डेविड बेकर को, एक डेमिस हसाबिस को, और एक जॉन जंपर को। ये नाम भी आपने ध्यान में रखने हैं। उसी तरह मेडिसिन का नोबेल प्राइज किनको मिला हुआ है लेटेस्ट वाला? तो वो मिला है एक तो विक्टर एम्ब्रोस को और एक गैरी रुवकिन को। ये नाम देखो इंपॉर्टेंट है। ये आपको बार बार जो है तो यहाँ पर रिवाइज करने हैं। ये क्वेश्चन है आपके देखो आने वाले एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम में आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प ए पर्सन इंप्रूव हिज हेल्थ बिकॉज। तो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है क्योंकि। अब आप सभी को पता है हमारे बुजुर्ग हमको क्या बोलते हैं कि हमको जो है तो सुबह उठ करके सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। सूर्य का जो प्रकाश है उसको जो है तो अपने बॉडी पर लेना चाहिए। वो क्यों लेना चाहिए, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि ऑप्शन ए में है रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज, तो प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर बढ़ती है। ऑप्शन बी में द इंफ्रारेड लाइट किल्स बैक्टीरिया इन दी बॉडी, अब रक्त प्रकाश शरीर में बैक्टीरिया को मारता है। उसी तरह ऑप्शन सी में देकर के रखा है द अल्ट्रा वायलेट रेज कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी, तो पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में बदल देती हैं। उसी तरह ऑप्शन डी में देकर के रखा है द पिगमेंट सेल्स इन द स्किन गेट्स स्टिमुलेटेड एंड प्रोड्यूस ए हेल्दी टैन, यानी कि त्वचा में वर्णक कोशिकाएं उत्तेजित होती हैं और स्वस्थ स्वस्थ तन जो है तो पैदा करती हैं। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन आप यहाँ पर फिर से पढ़ो, एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स ए पर्सन इंप्रूव हिज हेल्थ बिकॉज। तो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि क्योंकि द अल्ट्रा वायलेट रेज कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें हैं वो त्वचा के तेल को विटामिन डी में बदल देती हैं। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप सभी को पता है आपके एग्जाम में बनने की संभावना है। अब यहाँ पर बात आई है सन की यानी कि सूर्य की। तो सूर्य से कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको करवाता हूँ। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हैं जो कि आपके हमीरपुर बोर्ड में ही बार बार पूछे गए हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, जो सूर्य का प्रकाश है
वो पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? तो वो कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है, ये आप सभी को पता होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी की लगभग दूरी कितनी है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि सूर्य से पृथ्वी की जो एप्रॉक्स दूरी है, वो 150 मिलियन किलोमीटर है। मैंने आपको क्या बताया? क्योंकि ये क्वेश्चन सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में बार-बार जो है तो बनता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो एप्रॉक्स आपको ध्यान में रखना है 150 मिलियन किलोमीटर। ये भी आपको पता चल गया। और तीसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो सूर्य है, मुख्य रूप से कितनी गैसों से मिलकर के बनता है? तो सूर्य जो है तो मुख्य रूप से 2 ही गैसों से मिलकर के बनता है। देखो मुख्य मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी गैसों से मिलकर के बनता है, लेकिन सन यानी कि ये जो सूर्य है, ये मुख्य रूप से 2 ही गैसों से मिलकर जो है तो बना होता है। एक वह यह बना होता है हाइड्रोजन से और एक हीलियम। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि हाइड्रोजन इसकी मात्रा जो है तो कितनी होती है? तो हाइड्रोजन की मात्रा होती है 71% और हीलियम की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 27% यानी कि 27%। ये जो क्वेश्चंस है, मैं आपको बार-बार यहाँ पर रिवाइज़ करवा रहा हूँ, ये आपने ध्यान में रखने हैं, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में डेफ़िनिटली आपसे पूछे ही पूछे जाएँगे। और एक सूर्य से एक और क्वेश्चन बनता है कि सूर्य में होता क्या है? तो वो होता है नाभिकीय संलयन, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चन्स पूछता हूँ, वो दोनों के दोनों क्वेश्चन्स आपको नीचे कमेंट में मुझे बताने हैं। पहला क्वेश्चन, ये जो चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। दूसरा क्वेश्चन, ये जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा से हमारी पृथ्वी की दूरी कितनी है? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन्स हैं, आप सभी को पता है। ये बेसिक क्वेश्चन्स ही आप सभी को पता है, 1 या फिर 2 नंबर से आपको पीछे कर देते हैं। तो इनको आपको बार-बार रिवाइज़ करना है। अगर आपको नहीं आता है तो गूगल पे जाना है, बुक्स खोलनी है, सर्च करना है और सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो ज़रूर से देखो, वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो ज़रूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट दिवस जो है तो कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे? तो वो मनाया जाता है 8 मई की तारीख को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब मई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, ये आपको पता चल गया। उसी तरह 3 मई भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, तो ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह 12 मई भी इम्पोर्टेंट है, तो 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज़ डे मनाया जाता है, तो ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह 31 मई भी इम्पोर्टेंट है, तो 31 मई को एंटी टोबैको डे मनाया जाता है, तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट डेज़ हमने मई महीने के देखे जो कि आपको पता होने चाहिए। अच्छा, जून महीने का भी हम यहाँ पर रिवाइज़ कर ही लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। उसी तरह आप सभी को पता है योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे जो है तो 21 जून को मनाया जाता है। उसी तरह वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये मनाया जाता है 12 जून की तारीख को। और आप सभी को पता ही होगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये 5 जून को मनाया जाता है। उसी तरह ओलंपिक डे जो है तो 23 जून की तारीख को मनाया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये कब हम मनाते हैं? तो यह हम 29 जून को मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेज भी हमने यहाँ पर देख लिए मई महीने के और जून महीने के, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में यह पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दी ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट। तो ओजोन परत जो है तो प्रतिबंधित करती है, तो वो किसको जो है तो प्रतिबंधित करती है, किसको हमारी धरती पर आने से रोकती है? तो वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है, यानी कि यूवी रेज को हमारी धरती पर आने से रोकने का काम करती है। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को पता है बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि ये जो ओजोन लेयर है यह हमारी कौन सी परत में पाई जाती है, कौन सी लेयर में पाई जाती है? तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से ही देख लेते हैं। आप सभी को पता है हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स कितनी हैं? तो वो हैं टोटल 5। अब वो 5 कौन-कौन सी हैं? जैसे कि मान के चलो ये है हमारी अर्थ। तो अर्थ के सबसे ऊपर सबसे पहले नंबर पर कौन-सी आती है? तो वो आती है ट्रोपोस्फियर,
जिसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। अब यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडलीय घटनाएं सबसे ज्यादा कहाँ पर होती हैं, तो वो होती हैं क्षोभ मंडल में। उसी तरह आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा घनत्व वाली परत कौन सी है, तो वो भी क्षोभ मंडल ही है। उसी तरह आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, कौन सी परत में देखने को मिलता है, तो वो भी हमें ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। तो ये आपको पता चल गया। दूसरे नंबर पर आती है स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं, और इसी समताप मंडल में ये जो ओजोन लेयर है ये पाई जाती है, तो ये भी आपको पता हो गया। तो ये आपको पता चल गया कि ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है, तो यह स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। अब ये जो ओजोन लेयर होती है ये करती क्या है, ये भी आपको पता चल गया। यह पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। एक और क्वेश्चन जो तो स्ट्रेटोस्फियर से पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि ये जो हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, ये कौन सी परत में उड़ाए जाते हैं, तो ये भी स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल वाली परत में ही उड़ाए जाते हैं, तो ये भी आपको पता चल गया। इससे ऊपर कौन सी परत आती है, तो इससे ऊपर आती है मेसोस्फियर, जिसको हम मध्य मंडल बोलते हैं। अब मध्य मंडल इसका काम क्या होता है, जो उल्का पिंड होते हैं तो उनको धरती पर आने से पहले ही नष्ट करने का काम होता है मेसोस्फियर का। मेसोस्फियर से ऊपर कौन सी परत आती है, तो वो आती है आयनोस्फियर, जिसको हम थर्मोस्फियर भी बोलते हैं, या फिर जिसको हम आयन मंडल भी बोलते हैं। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो हम सैटेलाइट्स वगैरह छोड़ते हैं तो वो किस परत में हम छोड़ते हैं, तो वो हम आयन मंडल यानी कि आयनोस्फियर में छोड़ते हैं, तो ये भी आपको पता चल गया। और सबसे बाहरी परत कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी एक्सोस्फियर, जिसको हम बाह्य मंडल बोलते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते थे वो सारे के सारे देखो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुल्क राज आनंद इज द ऑथर ऑफ। तो मुल्क राज आनंद निम्नलिखित के लेखक हैं, तो क्या उन्होंने द पोस्ट ऑफिस लिखा है, गोरा लिखा है, इंडियन विंस फ्रीडम लिखा है, या फिर कूली लिखा है। तो मुल्क राज आनंद के द्वारा क्या लिखा गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए से, द पोस्ट ऑफिस। ये किन के द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन बी में है घोरा। तो घोरा किन के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी में है इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम यह पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन डी ही यहाँ पर बच गया, कुली। तो कुली किनके द्वारा लिखी गई है, तो यह मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मुल्क राज आनंद के द्वारा बहुत सी पुस्तकें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। जैसे कि एक तो अनटचेबल्स आपसे पूछी जाती है, एक कुली आपसे पूछी जाती है, टू लिव्स एंड ए बड ये पुस्तक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। टू लिव्स एंड ए बड यह पुस्तक जो है तो मुल्क राज आनंद की है। द विलेज हो गया, अक्रॉस द ब्लैक वाटर हो गया, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ये सारी की सारी पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं मुल्क राज आनंद की, ये आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ पर दो तीन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, आपका एचएएस का एग्जाम भी आने वाला है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान अभी हाल फिलहाल लेटेस्ट वाला जो 34th नंबर का है वो किन को दिया गया है, तो वो किन को दिया गया है, तो वो दिया गया है सूर्यबाला को। और किस नोवेल के लिए दिया गया है, तो कौन देश का वासी, वेनु की डायरी, ये उनकी नोवेल का नाम है। कौन देश का वासी, तो सूर्यबाला की नोवेल का नाम है। तो इन्हीं को जो है तो व्यास सम्मान दिया गया है 34th नंबर का, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो व्यास सम्मान है ये किन के द्वारा दिया जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है तो दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो अभी हाल फिलहाल ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि 59th नंबर का है, तो वो किन को देने को अनाउंस हुआ है, तो अनाउंसमेंट यहाँ पर हो चुकी है। जो 2024 का 59th नंबर का है, तो वो किन को दिया जाएगा, तो वो किन को दिया जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा। और ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं ये नाम आपने ध्यान में रखना है, विनोद कुमार शुक्ल। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड 59th नंबर का दिया जाएगा। तो ये आपको पता चल गया, यह एक हिंदी के लेखक हैं। और इनकी देखो स्टेट आपसे पूछी जा सकती है, तो इनकी स्टेट है छत्तीसगढ़। ये भी आपने ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ के यह जो है तो निवासी हैं, ये भी आपको पता चल गया। अब ये तो हमने देखा 59th नंबर का। अच्छा, ये जो 58th नंबर का है ये किनको दिया गया है, तो 58th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड एक तो जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है और गुलजार को दिया गया है। तो ये दो नाम भी आपने ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर हम बुक्स की बात कर रहे थे, तो दो तीन पुस्तकें मैं आपसे पूछता हूँ। एक पुस्तक मैं आपसे पूछता हूँ उर्वशी। तो उर्वशी पुस्तक यह किन के द्वारा लिखी गई है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। एक पुस्तक जो कि आपके हमारे पर बोर्ड में बहुत बार जो है तो पूछी गई है, गीत गोविंद, यह पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। और एक बिल्कुल सिंपल सी बुक है पंचतंत्र,
यह पुस्तक जो है तो किन के द्वारा लिखी गई है वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। तो ये बिल्कुल बेसिक सी पुस्तकें मैंने आपसे पूछी। तो देखो गाइज़ ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।